आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का इंग्लिश ऐसे पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए कामयाबी की चाबी साबित हो सकती है। शर्त यह है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक वॉच करें ताकि आपको अच्छे तरीके से मेरी बात समझ में आ सके। आज की वीडियो में मैं आपको 6 थीम्स दिखाऊंगा जिनको मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स में डिवाइड किया है और इन 6 थीम्स को 6 तरीक़ों से लिखा जा सकता है जो कि मैं इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। अगर ये 6 तरीके अगर आप सीख लें तो आपका ऐसे फेल नहीं होगा। इसके अलावा आपने तैयारी किस तरह करनी है, डेली कितना वक्त देना है, ये सारा कुछ इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है। आप लोगों को बता दूं, ये जो थीम्स मैं आपको बताऊंगा अगर ये आप तैयार ना करें तो आपके पेपर की तैयारी अधूरी है। आप लोग तैयारी नहीं कर सकते, आपकी परफेक्ट तैयारी नहीं हो सकती। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी आखिर तक वॉच करना है और इन टॉपिक को भी लाजमी तैयार करना है। अब बात करते हैं आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन। ये ऐसे के मेन पार्ट्स हम कह सकते हैं। ये 4 जूस होते हैं, 4 हिस्से होते हैं जो कि आपने लास्ट में लिखने होते हैं। अगर आउटलाइन आप नहीं लिखते तो आपका ऐसे ठीक है, मतलब बाकी 3 चीज़ें लाजमी हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ और कंक्लूजन। अगर इन तीनों चीज़ों में से एक भी चीज़ मिस करते हैं तो आपका ऐसे फेल है। तो काइंडली कोशिश कीजिएगा कि आप सारा का सारा पैटर्न फॉलो करें। अब मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपने लिखना है, आपने लिटरेरी ऐसे भी नहीं लिखना क्योंकि उसमें सब्जेक्टिविटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। आप उसे किसी और एंगल से देख रही हैं तो एग्जामिनर उसे किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा है, ठीक है। तो आपने कोशिश करना है डिस्क्रिप्टिव ऐसे लिखना है क्योंकि इसमें एग्जामिनर को भी वही चीज़ें पता होती हैं जो आपको पता होती हैं, ठीक है। मतलब ये है कि इफ़ेक्ट्स, कोजेस और सॉल्यूशंस आपने लिखने होते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव ऐसे में मतलब इशू बेस्ड ऐसे जिसे हम कहते हैं। और इसमें आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, नेगेटिव इफ़ेक्ट मेन पॉइंट हो गया, ठीक है, मेन की पॉइंट। जबकि इसके सब की पॉइंट मतलब 3 आइडियाज़ आपने लिखने हैं, 3 नेगेटिव इफ़ेक्ट लिखने हैं जिनको सब की पॉइंट बोलते हैं। कोजिस ये मेन पॉइंट है, 3 सब पॉइंट इसके आगे जी, मतलब 3 कोजिस जोन से आपने लिखने हैं, वो 3 सब कोजिस सब पॉइंट हो गए। सजेशंस आपने 3 लिखनी है की पॉइंट्स में, मतलब सब की पॉइंट्स इसके 3 आएंगे। अब आपको बता दूं, आपने सिंपल सी बात ये जहन में रखनी है कि पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए 3 से 2 आपने लिखने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 पॉइंट बता रहा हूँ। नेगेटिव इफ़ेक्ट 3 लिखने हैं, कम से कम 2, ठीक है। कोशिश आपने 3 या 2 लिखने हैं। आपके पास टाइम है, जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं उतना आउटलाइन में आपने लिखना है और उसी को आपने सारे को बयान भी करना है। अगर टाइम मैनेज हो जाता है तो फिर 3 लिखें, अगर टाइम मैनेज नहीं हो रहा तो फिर आपने 2 लिखने हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस में भी आपको बता दूं 3 ही आपने लिखने हैं। अब ये नहीं कि आपने यही अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, नहीं, एक्सप्रेशन को अच्छा करें। एक्सप्रेशन अच्छा किस तरह बनाना है वो मेरी वीडियो आप वॉच कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। फ़िलहाल आपको मेन बात मैं ये समझा रहा था कि ऐसे का स्ट्रक्चर, डिस्क्रिप्टिव ऐसे का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे में। अहम थीम की बात करें तो आपको बता दूं हर थीम को लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है और हर थीम में तकरीबन 20 से 30 टॉपिक्स हैं, ठीक है। एजुकेशन का थीम है, इसको लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है। वर्ल्ड टाइम्स के टीचर्स और नेशनल ऑफिसर्स एकेडमी के टीचर्स का ये बयान है, ठीक है। ये मैं अपने से नहीं बात कह रहा। एग्रीकल्चर, फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस, एग्रीकल्चर टैक, एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्लड्स। तो आपको बता दूं ये वो टॉपिक्स हैं जिनमें से हर बार ऐसे पूछता है, लेकिन आपको बता दूं इनका तरीका भी एक ख़ास ही है, मखसूस ही है। उनमें कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है, कौन कौन से एंगल को, कौन कौन सी डिमेंशन को आपने बयान करना है, ये इसी वीडियो में मैं दिखाऊंगा। HEC, ठीक है, SNC, टीचर इश्यूज़, हेल्थ केयर सिस्टम्स, ठीक है, इसके इश्यूज़ पर पूछ सकता है। फ्लड्स पर लास्ट में पूछ सकता है। ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ स्पीच, मूवमेंट्स, क्लाइमेट जस्टिस,
ये वो टॉपिक हैं जो कि एजुकेशन के ऐसे में क्लियर होते हैं, एजुकेशन के थीम में क्लियर होते हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन सी डिमेंशन को आपने डिस्कस करना है। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस की पॉइंट, आपने 3 की पॉइंट सब लिखने हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स पर 3 की पॉइंट लिखने हैं, कोसिस 3 लिखने हैं, सोल्यूशंस 3 लिखने हैं और कैलकुलेशन लिखना है। अब 3 या 2 आपने लिखने हैं, ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड करता है। अब आपको बता दूँ जो की पॉइंट है मैंने बताए हैं, ठीक है, उनको लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है। मतलब आपने 3 कोसिस या इफ़ेक्ट्स या सॉल्यूशंस में जो भी पैराग्राफ लिखना है, हर पैराग्राफ का स्ट्रक्चर ये होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। टॉपिक सेंटेंस क्या है? ऐसे वाली बात और हेडिंग या की पॉइंट या पैराग्राफ वाली बात को आपने लिखना है पहले जुमले की सूरत में, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या है कि बात को लंबा करना है, ऐसे वाली बात को और हेडिंग वाली या पैराग्राफ या की पॉइंट वाली बात को आपने लंबा कर देना है। एक्सप्लेनेशन ऑफ पैराग्राफ आपने ऐसे वाली बात और हेडिंग या पैराग्राफ वाली बात को की तशरीह कर देनी है, ठीक है। मतलब आपने ऊपर वाले टॉपिक सेंटेंस एक्सटेंशन की दोनों की तशरीह कर देनी है, ठीक है। नीचे एग्जाम्पलीफिकेशन आपने फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और एग्जाम्पल लिखनी होती है। चौथे नंबर पर कंक्लूडिंग लाइन आपने ऐसे वाली बात और पैराग्राफ वाली बात को कंक्लूड करके एक सेंटेंस की सूरत में लिख देना है। अब होता ये क्या है कि स्टूडेंट ना फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन रेलिवेंट तो लिखते हैं लेकिन शुरू में लिख देते हैं सर जी एक्सप्रेशन अच्छा बनेगा। ओ अल्लाह के बंदो, स्ट्रक्चर की खिलाफ वर्जी हो गई है। जब आप स्ट्रक्चर के खिलाफ वर्जी करते हैं तो एग्जामिनर कभी भी ये बात कबूल नहीं करता, वो आपको फेल करता है। जब भी पैराग्राफ लिखना है उसके रूल्स हैं कि आपने एक पैराग्राफ में एक ही बात करनी है। ये ना हो कि आपके पास टाइम कम था तो आपने क्या किया जी, एक पैराग्राफ में 2 आइडियाज़ लिख दिए, मतलब 2 की पॉइंट एक ही पैराग्राफ में लिख दिए, तो आपको एग्जामिनर फेल करेगा, ठीक है। इसके अलावा आपने हर पैराग्राफ की लेंथ इक्वल रखनी है, नो ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आपने प्रॉपर यूज़ ऑफ कनेक्टर्स करना है, ठीक है। आपको बता दूं कि ये ऐसे का थीम एजुकेशन पर मैंने एक ऐसे लिखा है और इसमें ये टॉपिक क्लियर होते हैं। और इस अब टॉपिक जोन से ना मैं आपको बता दूं उसको मुख्तलिफ एंगल से पूछ सकता है। 100+ एंगल्स हैं, मतलब एक ऐसे आप तैयार करेंगे 100 ऐसे क्लियर होगा मेरे नोट्स में से। अगर 6 ऐसे तैयार करेंगे तो 600 ऐसे क्लियर होगा, ठीक है। अब आपको बता दूं कि 20% आपने ऐड करना है। अब 20% जो ऐड करना है वो आपने 20% माइनस भी करना है। मतलब ये है कि 80% ऐसे वही होगा, बाकी आपने थोड़ा सा चेंज करना है। और चेंज कौन सा करना है ये आपको मैं टेस्ट सेशन में सिखाऊंगा। आप लोगों को टेस्ट सेशन क्लासेस 10 से 15 मिनट की क्लास होती है, ज़्यादा लंबी चौड़ी क्लास मेरी नहीं होती। आपने वो 10 मिनट की क्लास अटेंड करनी है जिसमें मैंने आपको बताना है ये रेलिवेंट पॉइंट आपने लिखना है, ये आपने सर्च करके लिखना है। 1 पॉइंट या 2 ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी सारा का सारा ऐसे वही होगा। आपको मैंने बताया कि मैं आपको बॉडी पैराग्राफ, ठीक है, बॉडी पैराग्राफ में रेलिवेंट एजुकेशन के रेलिवेंट फ़र्ज़ कर ले मैं आपको क्या देता हूँ, की पॉइंट्स देता हूँ नेगेटिव इफेक्ट, कोजेज़ और सॉल्यूशंस पर, ठीक है। उसी के मुताबिक आपने आउटलाइन लिखनी है, उसी के मुताबिक आपने इंट्रो लिखना है, उसी के मुताबिक आपने कंक्लूजन लिखना है। क्योंकि मैं आपको बता दूँ आउटलाइन में जो पॉइंट आपने डिस्कस करने हैं, ठीक है, उसी में, ठीक है, वो उसी को आपने बॉडी में बयान करने होते हैं। लेकिन आउटलाइन की जो समरी होती है वो तरतीब के साथ आपने इंट्रो में लिखनी होती है। और जो बॉडी पैराग्राफ आपने लिखे हैं ना, बॉडी पैराग्राफ, उनकी समरी आपने कंक्लूजन में लिखनी होती है, ठीक है। सिंपल सी बात है, मतलब इंट्रोडक्शन ये उठा के लिखना होता है, ठीक है। लेकिन आपने एक फ़र्क रखना है कि पूरा उम्मीद रहना है, ठीक है। अब दूसरा थीम है वूमेन। अगर आप लोग वूमेन का ऐसे मेरे नोट्स में से तैयार करते हैं तो ये टॉपिक क्लियर होते हैं। और ये वूमेन के लिए, वूमेन के थीम में आपने वूमेन एम्पावरमेंट का टॉपिक तैयार करना है, फेमिनिज़म को तैयार करना है, जेंडर रिलेटेड इश्यूज़ को तैयार करना है, ठीक है, इक्वलिटी को तैयार करना है। अब आपको सिंपल सी बात बता दूं कि ये दूसरा थीम है और दूसरे थीम में मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, ठीक है। अगर आप मेरे नोट्स में से तैयार करेंगे तो आपको बता दूं आप लोगों के लिए आसानी है, क्योंकि उसमें आउटलाइन जो CSS या PMS का क्राइटेरिया उसके मुताबिक है। इंट्रो जो है वो समरी की सूरत में है, बॉडी पैराग्राफ स्ट्रक्चर की सूरत में है, ग्रामर मिस्टेक नहीं, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, और कंक्लूजन जो है
वो भी समरी की सूरत में है और साथ पुरुमीदी पर एंड है। ठीक है, अब आपको बता दूँ इसमें 9 डिमेंशन से आपको ऐसे बयान करना पड़ेगा, मतलब 9 की पॉइंट लिखने हैं। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, रोल, सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो अब आपको बता दूं इसमें 3 की पॉइंट आपने लिखने हैं। नेगेटिव इफेक्ट्स पर 3 की पॉइंट लिखने हैं, 3 या 2, वो आपकी मर्ज़ी है। कॉजेज़ आपने 3 या 2 लिखने हैं। रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, इस पर भी 3 या 2। गवर्नमेंट इज़ लेजिस्लेशन, ठीक है, इस पर भी 3 या 2। सजेशंस पर भी 3 या 2। अब आपको बता दूं कि की पॉइंट अब आप गलत उठा के लिख देते हैं टॉपिक वाइज, तो फिर कौन जिम्मेदार है? मैं जो दूंगा वो मोस्ट रेलिवेंट होंगे, क्योंकि मैंने 70 किताबों का मुतालिया करके ये टॉपिक उठाए हैं और इन 70 टॉपिक के रेलिवेंट जो भी मैंने की पॉइंट उठाया है ना, वो ऐसा उठाया है कि वो जिस भी एंगल से ऐसे पूछे इन टॉपिक के रेलिवेंट हो। ठीक है, अब ये आपको बता दूं, नोट्स का मकसद ये नहीं होता कि पैसे कमाए जाएं। नोट्स का मकसद स्टूडेंट की हेल्प करना होता है। मैंने 70 से 80 किताबों का निचोड़ निकाला है। अब आपके पास तो इतना टाइम नहीं है ना, क्योंकि आपके पेपर है सर पर। ठीक है, की पॉइंट स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें भी आपने टॉपिक सेंटेंस लिखना है। टॉपिक सेंटेंस हर की पॉइंट को लिखने का तरीकाकार ये है कि आपने ऐसे वाली बात और इसके अलावा हेडिंग वाली बात को टॉपिक सेंटेंस की सूरत में लिखना है। एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट में क्या लिखना है? ऐसे वाली बात को और हेडिंग वाली बात को आपने लंबा कर देना है। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट, मतलब ऐसे वाली बात को और हेडिंग या पैराग्राफ वाली बात की आपने तशरीह करनी है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं टॉपिक सेंटेंस और एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ की तशरीह करनी है। एग्जाम्पलीफिकेशन में फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और एग्जाम्पल लिखनी है। कंक्लूडिंग लाइन में आपने ऐसे वाली बात और इसके अलावा आपने तकरीबन की पॉइंट वाली बात को कंक्लूड कर देना है। ठीक है, अब रूल कौन से हैं? रूल आपको बता दूं कि एक पैराग्राफ में एक ही पॉइंट आपने लिखना है। ये ना हो कि आपके पास टाइम कम हो तो आप क्या कर रहे हैं, आप मिक्स करके एक पैराग्राफ में 2 आइडियाज़ लिख रहे हैं, की पॉइंट लिख रहे हैं। ये गलत है, क्योंकि ये पैराग्राफ स्ट्रक्चर की खिलाफ वर्जी है। हर की पॉइंट की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, 80 से 70 या फिर 60 से 70 आप कर सकते हैं। नो ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक, ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर यूज़ ऑफ कनेक्टर्स होने चाहिए। उसके बाद करंट अफेयर्स के इश्यूज देख लेते हैं। ये थीम है जी तीसरा। अब इस पर मैंने जो ऐसे लिखा है, एक लिखा है और इसमें मुख्तलिफ टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। आपने इनको लिखने का भी मखसूस तरीकाकार है। ठीक है, मतलब एक ख़ास तरीकाकार है करंट अफेयर्स के ऐसे को लिखने का। ठीक है, और उस ख़ास तरीक़ेकार में मैं आपको डिमेंशन बताऊंगा कि ये एंगल आपने डिस्कस करना है। ठीक है, अगर आप खुद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर खुद नहीं कर सकते तो फिर मेरे नोट्स में से तैयारी करें। ठीक है, मेजर इंटरनेशनल इश्यूज़, पाकिस्तान, फॉरेन रिलेशन, वर्ल्ड पीस, UN, US, चाइना, कश्मीर, फ़लस्तीन, ईरान, अफ़गान, इसराइल इशू या रीजनल पॉलिटिकल डायनामिक्स। ठीक है, ये टॉपिक हैं जो कि करंट अफेयर में क्लियर हो रहे हैं। इनका मखसूस तरीकाकार है लिखने का। फॉरेन पॉलिसी, स्मोक इश्यूज़, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट जस्टिस, चेंज जस्टिस, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर इश्यूज़, डिफॉरेस्टेशन। अब आपको ये बता दूं कि ये जो टॉपिक है ये तकरीबन हर साल पूछ रहा होता है, घुमा फिरा के मुख्तलिफ एंगल से। जैसे कि आपसे पूछ लेता है जी ग्लोबल वार्मिंग से क्या मुराद है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में आप क्या जानते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की तारीफ़ करें, ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। ठीक है, मतलब वो डिमेंशन चेंज कर रहा है, जवाब तो वही है। ठीक है, तो इसी तरह ऐसे में भी इन टॉपिक थीम जोन सा है वो आपको मैंने बताया कि उसको लिखने का मखसूस तरीकाकार है और उसमें मुख्तलिफ टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। ये टॉपिक है जो क्लियर हो रहे हैं। अब उसको किसी और एंगल से वो पूछता है तो ये उसका हुनर है, और आप उस एंगल को उस मतलब उस थीम को समझ के उस टॉपिक को समझ के ऐसे लिखते हैं तो ये आपका हुनर है। मतलब एग्जामिनर आपसे ये डिमांड कर रहा है कि जिस तरह मैंने हुनरमंदी दिखाई है आप भी उसी तरह हुनरमंदी दिखाएं। अब आपने इन टॉपिक को में कौन कौन सी चीज़ों को बयान करना है, हिंट दे रहा हूँ। अगर आप खुद से लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आप खुद से नहीं लिख सकते तो मेरे नोट्स में से तैयारी करें। ये थीम भी ठीक है, मेरे नोट्स में से आप तैयार कर सकते हैं। आउटलाइन आपने लिखनी है, इंट्रोडक्शन लिखना है, इंपॉर्टेंस आपने लिखनी है। अब इंपॉर्टेंस पर मैंने ऐसे की पॉइंट उठा के लिखे हुए हैं इन टॉपिक पर कि जिस भी एंगल से पूछेगा आपके क्लियर होंगे। नेगेटिव इफेक्ट्स हैं, कोजेस है, सोल्यूशंस है और कंक्लूजन है। ठीक है,
मतलब ये आपने डिमेंशंस एंगल डिस्कस करने हैं। मैंने ऐसे कोजेस, इफेक्ट्स और सोल्यूशन लिखे हैं कि जिस भी एंगल से वो पूछेगा ये टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अब एक बात याद रखिएगा कि अब तीन तीन मैंने लिखे हैं, क्या तीन तीन की पॉइंट लिखे हैं। अब हर की पॉइंट का एक स्ट्रक्चर है, मतलब हर की पॉइंट को एक प्रॉपर स्ट्रक्चर के मुताबिक आपने लिखना है और उसमें टॉपिक सेंटेंस है। टॉपिक सेंटेंस क्या है? ऐसे वाली बात और इसके अलावा हेडिंग वाली बात को आपने पहले सेंटेंस की सूरत में लिखना है, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपने एक्सटेंशन करनी है, मतलब आपने ऐसे वाली बात को लंबा करना है और हेडिंग वाली बात को। इसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ पॉइंट या पैराग्राफ या हेडिंग आपने क्या करना है जी, ऐसे वाली बात और इसके अलावा हेडिंग वाली बात की तशरीह करनी है। दूसरे लफ्ज़ों में हम कह सकते हैं कि हमने टॉपिक सेंटेंस और एक्सटेंशन ऑफ पैराग्राफ की तशरीह करनी है। एग्जाम्पलिफिकेशन में आपने फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और एग्जाम्पल लिख देनी है। कंक्लूडिंग लाइन में आपने ऐसे वाली बात और इसके अलावा पैराग्राफ की बात को कंक्लूड करके लिखना है एक जुमले की सूरत में। ऐसे का कंक्लूजन आपने नहीं लिखना, ये याद रखिएगा। अब रूल क्या है जी? रूल आप लोग देख लें जी। एक आइडिया, ठीक है, एक आइडिया जो सा एक ही पैराग्राफ में होना चाहिए। ये ना हो कि एक पैराग्राफ में आप दो आइडियाज़ को डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। हर पैराग्राफ की लेंथ जो सी है वो इक्वल होनी चाहिए। नो ग्रामर एंड स्पेलिंग मिस्टेक, आपने कोई ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी। प्रॉपर यूज़ ऑफ कनेक्टर्स, ठीक है, आपने प्रॉपर यूज़ करना है कनेक्टर्स का, ठीक है। ये रूल्स है 4, अगर आप अप्लाई कर लेते हैं तो आपका ऐसे फेल नहीं होगा। पैराग्राफ स्ट्रक्चर आपको आना चाहिए, आउटलाइन लिखने का तरीका आना चाहिए, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने का तरीकाकार आना चाहिए। ये 4 चीज़ें तो आपकी देख रहा होता है, 4 से 5। मैं आपको बता दूँ एग्जामिनर जोन सा भी है ना, वो आपके ऐसे कि आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, ठीक है, एक आधा बॉडी पैराग्राफ और कोटेशन, रेलिवेंट, फैक्ट्स एंड फिगर और कंक्लूजन देख रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप उसको अंदाज़ा हो जाता है ये बच्चा पास होने वाला है या नहीं। मैं तो अक्सर स्टूडेंट की आउटलाइन देखकर ही अंदाज़ा कर लेता हूँ ये पासिंग कंडीशन में है या नहीं। सोशल इवल्स, अब आपको बता दूँ सोशल इवल्स में आपने ब्रेन ड्रेन इन पाकिस्तान, ये मैंने एक ऐसे लिखा है। अब इसमें ये टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। पोल्यूशन, इकोनमी, मॉनिटरी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड, लोन्स, टैक्स और फूड, ठीक है, हेल्थ, ठीक है, पुअरिटी और इसके अलावा इन्फ्लेशन, ठीक है, करप्शन, ह्यूमन स्मगलिंग, ह्यूमन इक्विलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये टॉपिक क्लियर हो रहे हैं, ठीक है, सोशल इवल्स वाले ऐसे में, ठीक है। अगर एक थीम पर एक ऐसे आप बाय करते हैं, ठीक है, तो आप लोगों को बता दूं कि उसमें ये टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। उसमें आपको सिंपल सी बात है, एक थीम में 100 ऐसे भी क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप 6 ऐसे बाय करते हैं तो आप लोगों को बता दूं कि 6 में से कन्फर्म ऐसे आ जाएगा। अगर 2 थीम पर आप ऐसे बाय करते हैं तो फिर वो आपकी किस्मत है। अब आपको बता दूं मैंने CSS क्वालिफायर टीचरों से चेक करवाए हैं, ठीक है, 70 किताबों का मुतालिया किया है, चैट GPT और मेटा AI से चेक करवाया है, ठीक है। और ये जो डिमेंशन मैंने बताई हैं यही मेरे ऐसे में है, ठीक है, मतलब यही एंगल मैंने डिस्कस किया है। आप लोगों को एक हिंट दे दिया, आप खुद भी बना सकते हैं। लेकिन बात यह है कि हुनर आप पर डिपेंड करता है कि आपको पैराग्राफ स्ट्रक्चर कैसे आएगा, ठीक है। आप गूगल या मेटा या चैट GPT से उठाएंगे तो वहाँ पर तो प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर ही नहीं है, स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रामर मिस्टेक है, ठीक है। एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजस, ठीक है, इनटॉलरेंस, इस्लामिक फोबिया, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के मसाइल, रिलीजस, ठीक है, एक्सट्रीमिज़म, ठीक है, और इसके अलावा टेररिज्म, ये वो टॉपिक्स हैं जो कि सोशल इवल्स में क्लियर हो रहे हैं। अब इसमें 6 एंगल्स, 6 डिमेंशंस को आपने डिस्कस करना है जो कि मेरे नोट्स में है। मतलब आपने आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स ऑफ प्रॉब्लम्स, ठीक है, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स मैंने ऐसे 3 की पॉइंट उठा के लिखे हैं कि इन टॉपिक के रेलिवेंट होंगे। अब ये की पॉइंट आप तो नहीं ना तैयार कर सकते, आपको फिर 70 किताबें मुतालिया करनी पड़ेंगी, ठीक है। मैंने पहले भी बताया नोट्स का मकसद पैसा कमाना नहीं है, नोट्स का मकसद क्या है? सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट की मदद करना। कोर्सेज जोन से हैं, आप लोगों को बता दूं कि मैंने ऐसे कोर्सेज लिखी हैं जो जिस भी एंगल से ऐसे, मतलब ये टॉपिक जो भी है ना जो मैंने बताए हैं, ठीक है, कोर्सेज मैंने ऐसे 3 लिखे हैं कि जो 2 मोस्ट रेलिवेंट होंगे। सॉल्यूशंस मैंने ऐसे 3 लिखे हैं
जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे, जिस भी एंगल से जिस भी टॉपिक को वो पूछेगा सोशल इवल्स के, ठीक है। और कंक्लूजन, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अब पैराग्राफ स्ट्रक्चर की बात करते हैं। पैराग्राफ स्ट्रक्चर में आपने कौन सी चीज़ें डिस्कस करनी है? एक तो आपने ऐसे वाली बात, ठीक है, और एक आपने क्या लिखना है जी, हेडिंग वाली बात को लिखना है टॉपिक सेंटेंस के तौर पर, जुमला बना के लिखना है। एक्सटेंशन में आपने बात को लंबा चौड़ा करना है, मतलब ऐसे वाली बात को, ऐसे वाली बात को, ऐसे के टॉपिक वाली और हेडिंग वाली बात को आपने लंबा करना है। एक्सप्लेनेशन में आपने ऐसे की ऐसे वाले टॉपिक, ठीक है, और इसके अलावा आपने पैराग्राफ वाली बात की तशरीह कर देनी है। मतलब दूसरे अल्फाज में आपने टॉपिक सेंटेंस और एक्सटेंशन ऑफ पॉइंट की या पैराग्राफ की आपने तशरीह कर देनी है। एग्जाम्पलीफिकेशन में आपने फैक्ट्स एंड फिगर, कोटेशन और इसके अलावा एग्जाम्पल आपने लिख देनी है, ठीक है। और कंक्लूडिंग लाइन में आपने ऐसे वाली बात और पैराग्राफ वाली बात को कंक्लूड कर देना है, ठीक है। ये आपने पैराग्राफ स्ट्रक्चर फॉलो करना है, ठीक है। अब आपको बता दूं कि एक पैराग्राफ में एक ही बात होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपने इक्वल वर्ड्स यानी इक्वल पैराग्राफ की लेंथ रखनी है। अब होता ये है कि एक स्टूडेंट को एक पैराग्राफ ज़्यादा आता था तो वो 2 पेजेस पर लिख देता है, दूसरा पैराग्राफ उसे नहीं आता तो वो जनाब दो लाइनों में लिखता है। ये पैराग्राफ की सरासर खिलाफ वर्जी है, एक और दूसरा मौजू तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो आप लोगों को बता दूं ये फेलियर की सबसे बड़ी वजह होती है कि स्टूडेंट कहता है जी सर जी मुझे तो ऐसे आता था लेकिन मैंने वो लिखा है, बाद में फेल हो गया हूँ। अब फ़र्ज़ कर लें आपसे पूछ लेता है जी ग्लोबल वार्मिंग कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स, आप लोग क्या करते हैं? आप लोग उसमें कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स को लिख देते हैं। कॉजेज़ पर भी आप 5 पॉइंट लिखते हैं, सॉल्यूशंस पर भी आप इफ़ेक्ट्स पर भी 5 पॉइंट लिखते हैं, लेकिन 2 पॉइंट आप लिख रहे हैं फ़र्ज़ कर लें किस पर? सॉल्यूशंस पर। तो ये नाइंसाफ़ी है ना। अगर आप तरतीब से 3-3 लिख देते हैं तो वो आपको पास कर देगा। ये अब बात याद रखिएगा, कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट्स पूछे हैं तो ये इश्यू बेस्ड ऐसे है और आपने इसमें सॉल्यूशंस लास्ट में लिखने हैं, ठीक है। और इसके अलावा प्रॉपर यूज़ ऑफ कनेक्टर्स, आपने प्रॉपर यूज़ ऑफ कनेक्टर्स करना है। डेमोक्रेसी के ऐसे की बात करें, इसमें मैंने अपने नोट्स में डेमोक्रेसी वाले ऐसे में ये टॉपिक जो क्लियर हो रहे हैं उनकी लिस्ट में आपको बता रहा हूँ। लॉ, गवर्नेंस, लॉ, ऑर्डर, क्राइम, जस्टिस, ग्लोबलाइजेशन और पॉलिटिक्स, ये वो टॉपिक हैं जो मेरे ऐसे यानी थीम में क्लियर हो रहे हैं डेमोक्रेसी वाले में। पॉपुलिज्म, प्रोविंशियल डिस्कर्ड, नेशनल यूनाइटी, इश्यूज ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स और रूल ऑफ लॉ, ये वो टॉपिक हैं जो कि डेमोक्रेसी वाले थीम में क्लियर हो रहे हैं। अगर आप लोग मेरे नोट्स परचेज़ कर लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ आपका ऐसे फेल नहीं होगा, आपका ऐसे लाजमी तौर पर पास होगा। लेकिन डिपेंड आप पर करता है कि आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार किया है या नहीं किया। आप लोग मेरे नोट्स में से नोट्स तो बाई कर लेते हैं लेकिन तैयारी नहीं करते, लेकिन उसको समझते नहीं है, उसका टेस्ट सेशन ज्वाइन नहीं करते, तो फिर आप लोग फेल हैं, ठीक है। नोट्स लेना मकसद नहीं है, तैयारी करना मकसद है, ठीक है। चीज़ों को तैयार करना ये बहुत हुनर होता है। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट बैठे हुए हैं जो डेली बेसिस पर काम ही नहीं करते, 50 में से सिर्फ 20 स्टूडेंट काम कर रहे हैं, ठीक है। जो 20 कर रहे हैं वो भी चीज़ों को नहीं समझ रहे। अब आगे बात करते हैं आउटलाइन की। आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, ये डिमेंशन आपने डिस्कस करनी है, ये एंगल आपने बयान करने हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, अब मैं आपको बता दूं इम्पोर्टेंस पर मैंने ऐसे की पॉइंट लिखे हैं, इनके ये जितने भी टॉपिक हैं इनके रेलिवेंट 3 हैं, ठीक है। नेगेटिव इफ़ेक्ट मैंने ऐसे लिखे हैं कि 3 में से 2 तो लाजमी रेलिवेंट है। अब उनमें प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर है, कॉजेज़ हैं, सॉल्यूशंस हैं। अब आपको बता दूं कि आपका ऐसे क्यों फेल होगा। ऐसे तब फेल होता है जब प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर नहीं होता, ग्रामर मिस्टेक होती है, स्पेलिंग मिस्टेक होती है, ठीक है। हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर पर सारा ऐसे लिखते हैं तो वो फेल कर देता है। क्यों? वो आपसे फैक्ट्स एंड फिगर पर ऐसे डिमांड नहीं कर रहा, वो आपसे एक प्रॉपर टॉपिक पर ऐसे डिमांड कर रहा है, ठीक है। अब आप लोग जब फैक्ट्स एंड फिगर ज़्यादा लिखते हैं वो कहता है जी इसने तो साइंसी रिपोर्ट लिख दी है। अगर आप ज़्यादा कोटेशन पर ऐसे लिखेंगे वो कहेगा तो इसने तो ऐसे सारा कोटेशंस पर लिख दिया है। अगर आप ज़्यादा ऐसे एग्जाम्पल पर लिखेंगे वो कहेगा कि आपने तो एग्जाम्पल पर ऐसे लिख दिया है, गप्पों पर लिख दिया है, ठीक है। तो प्रॉपर आपने याद रखना है
उसमें तीनों चीज़ों की तरतीब आपने इक्वल रखनी है। पैराग्राफ स्ट्रक्चर को भी इक्वल रखना है, फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और एग्जाम्पल को भी आपने इक्वल रखना है। मतलब ये आपने मसाला लाजमी अच्छा रखना है, क्योंकि वही सालन परफेक्ट होता है, जो सालन जिसमें सारे प्रॉपर मसाले इक्वल हों। ठीक है, आगे बात करते हैं पैराग्राफ स्ट्रक्चर में। मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ऐसे वाली बात को आपने और की पॉइंट वाली बात को आपने क्या कर देना जी, टॉपिक सेंटेंस के तौर पर लिखना है। ठीक है, एक्सटेंशन और पैराग्राफ में आपने क्या करना है जी, ऐसे वाली बात और हेडिंग वाली बात को लंबा कर देना है। एक्सप्लेनेशन में आपने हेडिंग वाली बात और ऐसे वाली बात दोनों की तशरीह कर देनी है। ठीक है, आगे एग्जाम्पलीफिकेशन में आपने फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और इसके अलावा एग्जाम्पल आपने लिख देनी है। कंक्लूडिंग लाइन में आपने ऐसे वाली बात और इसके अलावा आप लोगों ने पैराग्राफ वाली बात को कंक्लूड कर देना है। ठीक है, एक पैराग्राफ, अब रूल सुन लें, एक पैराग्राफ में एक ही बात होनी चाहिए। ठीक है, हर पैराग्राफ की लेंथ इक्वल होनी चाहिए, नो ग्रामर और स्पेलिंग मिस्टेक, ये याद रखिएगा। प्रॉपर यूज़ ऑफ कनेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, छठा थीम जो है मेरे नोट्स में से, उनमें मुख्तलिफ ये टॉपिक क्लियर हो रहे हैं और इनको लिखने का भी एक मखसूस तरीक़ाकार है। अब कौन सा मखसूस तरीक़ाकार है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मीडिया और सोशल मीडिया है, AI है, ठीक है, डिजिटलाइजेशन है, इंडस्ट्री है, टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, टूरिज़म है। अब आपको बता दूं कि ये ऐसे जब भी पूछता है, ठीक है, इसको लिखने का एक मखसूस तरीक़ाकार है। उसमें कौन कौन सी डिमेंशन, कौन कौन सी चीज़ों को आपने डिस्कस करना है, ये आपको मैं बताऊँगा। फ़िलहाल आपको ये बताया है कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लिखने के 6 तरीके हैं और वो 6 तरीके अगर आप सीख लेते हैं तो आपका ऐसे फेल नहीं होगा, लेकिन वो सीखने के लिए वक्त चाहिए। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो फिर आप मेरे नोट्स में से तैयारी करके बेशक कर लें। ठीक है, तैयारी, क्योंकि एग्जामिनर को तो अलहाम नहीं ना हुआ, वो तो सिर्फ डिमांड ये कर रहा है कि आपने रेलिवेंट लिखना है चीज़ों को। ठीक है, वो कभी भी ये नहीं कहता कि आप रट्टा ना लगाएं। ठीक है, वो ये कहता है कि आप लोग रेलिवेंट चीज़ें लिखें। इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस, ठीक है, और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स, कोजेज़ और सॉल्यूशंस, और इसके अलावा कंक्लूजन। ये 7 चीज़ें आपने इन टॉपिक में लिखनी होती हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ये डिमेंशन समझ चुके होंगे। अब मैंने की पॉइंट्स इसमें सब ऐसे लिखे हैं जो मोस्ट रेलिवेंट होंगे टॉपिक के। ठीक है, मैंने सर्च करके लिखे हैं ना, मेरी चीज़ें सर्च की हुई हैं, और सर्च की हुई चीज़ें फिर जब आप लिखते हैं तो रट्टा वो भी फिर रट्टा है। हाँ, वो तो फिर वो भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। वो अल्लाह के बंदो, ये एक रट्टा नहीं है, रट्टे वाले कंसेप्ट से बाहर निकलें। ये सर्च की हुई हैं और प्रॉपर पैराग्राफ स्ट्रक्चर के मुताबिक खुद से लिखी हुई हैं। ठीक है, तो खुद की लिखी हुई चीज़ें जो उनसी आप रट्टा लगाते हैं वो फेल नहीं करता। और एक ऐसे, अब बात ये है कि सर 6 ऐसे तैयार करना कोई आसान काम तो नहीं है। ओ अल्लाह के बंदे, 6 हफ्तों में आपकी तैयारी हो जाएगी। 6 हफ्तों में, एक महीना कम से कम है। और आप लोगों के पास PMS मिनिस्ट्रियल कोटा के लिए 1 महीना है, अभी भी तैयारी मुमकिन है। आप लोगों को बता दूं कि मैंने तैयारी किस तरह करवानी है। डेली बेसिस पर पैराग्राफ स्ट्रक्चर तो मैंने समझा दी है, अब मैं तैयारी का तरीकाकार समझा रहा हूँ। आपने खुद से अगर तैयारी करनी है तो अल्लाह के बंदो, डेली बेसिस पर आउटलाइन, इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ एक मेरे नोट्स में से तैयार करके, ठीक है, मतलब मेन की पॉइंट बॉडी पैराग्राफ का, और उसके अलावा आपने रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन और कैलकुलेशन आपने लिख याद करना है। दूसरे दिन आपने नेक्स्ट बॉडी पैराग्राफ और रिपीट सारी चीज़ें, और इसके अलावा रेलिवेंट फैक्ट्स एंड फिगर और कोटेशन आपने ऐड करनी है। ठीक है, ये चीज़ें होगी 2 दिन। तीसरे दिन हमने क्या करना है जी, फिर उसके अलावा आउटलाइन वही होगी, इंट्रोडक्शन वही होगा, कंक्लूजन वही होगा, हमने बॉडी पैराग्राफ नेक्स्ट करना है। मतलब मैंने आपको टोटल ये बताया है कि 3 बॉडी पैराग्राफ हैं जो आपने तैयार करने हैं। 2 आपने जो से हैं वही आपने इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखने हैं, 5 हो गए। और 5 डिमेंशन आपने ऐसे में लिखनी होती हैं, 5 चीज़ें आपने लिखनी होती हैं। ठीक है, अब आपको सिंपल सी बात बता दूं, हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है, 1 हफ्ते में एक ऐसे क्लियर हो गया। ठीक है, 1 हफ्ते बाद मैं मुकम्मल ऐसे दे देता हूँ, फिर उसके बाद दूसरा थीम तैयार करवा देता हूँ। ठीक है, उसमें मुख्तलिफ टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। ठीक है,
6 ऐसे में 600 ऐसे क्लियर हो रहा है। अगर आप मेरे नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाजमी लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।